पेज 59। आज हम चैप्टर 5 ही करेंगे ज़रा। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एक साल का प्रॉफिट या एक साल से ज़्यादा का प्रॉफिट? एक साल से ज़्यादा का प्रॉफिट, डेट इज़ कॉल्ड एज अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। अकमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन आने लगी है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इससे फिर डिविडेंड पे होना है। तो भाई बाहर ज़रा बच्चों को चुप करवाओ। आज बाहर ही खड़े रहो, देखो आने जाने वाले कोई ना कोई बोल रहे होंगे। आज तो ईद का सा समा हुआ है। अच्छा जी, ये नोट करें, छोटा सा करके इसी सफ़े पे नोट कर लें कहीं। जी, किन हजरात का पेपर पास हो गया? एक ही दिया था, वेल डन। 2 3 50 दिन पढ़ के 40 दिन। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं एक साल से ज़्यादा के प्रॉफिट्स। अब जो आपका प्रॉफिट आता है बिजनेस का, उस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कुछ चीज़ें माइनस हुई होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड हुई होती हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए, डिडक्शंस वगैरह माइनस हुई होती हैं, खर्चे माइनस हुए होते हैं। डेप्रिसिएशन की एक बहन हमने पढ़ी थी, इनिशियल अलाउंस, इसका नाम हमने रखा था इनिशियल अलाउंस। लेकिन मैंने कहा था अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब हम बिज़नेस के चैप्टर में जाएंगे तो ये लास्ट सेशन वालों को जो पढ़ाया वो मैंने खोला है। तो जब बिज़नेस के चैप्टर में जाएंगे तो एक सेक्शन होगा, उसका नाम होगा इनिशियल अलाउंस। तो इट विल बी अ ट्विन सिस्टर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जुड़वा बहन होगी डेप्रिसिएशन की। अच्छा, अब प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या क्या हो चुका होता है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस हो गए होते हैं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अलाउंसेस भी माइनस हो गए होते हैं, और प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए एग्जैम्प्ट इनकम्स ऐड हो चुकी होती हैं। क्योंकि जो अकाउंटिंग वाले हैं ना, उनको इससे कंसर्न नहीं है। ये लेट आने की क्या वजह है? क्या तो प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए बोलें क्या क्या हो चुका होता है? खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, अलाउंसेस भी माइनस हो चुके होते हैं। इनिशियल अलाउंस एक अलाउंस है डेप्रिसिएशन टाइप, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए एग्जेम्प्ट इनकम्स क्या हो चुकी होती हैं? ये बात मैं मानता हूं कि एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स वाले कहते हैं टैक्स नहीं देना,
लेकिन अकाउंटिंग के टीचर आपको ये कहेंगे, ये भाई मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, लेकिन अकाउंटिंग के टीचर आपको ये कहेंगे कि एग्जेम्प्ट इनकम को इनकम बनाओ और उस पे आप डिविडेंड बांट सकते हो शेयर होल्डर को। क्या अगर कंपनी ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो क्या कंपनी एग्रीकल्चर इनकम बांट सकती है या बांट ही नहीं सकती? बांट तो सकती है। तो आप बता दें, प्रॉफिट इज मेड अप ऑफ डिडक्शंस, प्रॉफिट इज मेड अप ऑफ अलाउंसेस एंड प्रॉफिट इज मेड अप ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। मेरे ख्याल से ये जो डिडक्शंस और अलाउंसेस हैं ये माइनस हो चुके होते हैं और एग्जेम्प्ट इनकम्स क्या हो चुकी होती हैं? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हो चुकी होती है। प्रॉफिट्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड एनी रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट का एक दूसरा नाम है, रिजर्व प्रॉफिट का दूसरा नाम है। मेड अप फ्रॉम एनी अलाउंसेस, मेड अप फ्रॉम एनी डिडक्शंस एंड मेड अप फ्रॉम एनी एग्जेम्पशंस अंडर दिस लॉ। ये मेड अप का लफ्ज ना यहां प्लस के मानों में भी इस्तेमाल होता है, माइनस के मानों में भी इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए सारी चीजें प्लस ही हुई हों, कुछ चीजें प्लस होती हैं और कुछ चीजें माइनस होती हैं। चलें जी, प्रॉफिट का दूसरा नाम रिजर्व। अब जरा मुझे बताएं, रिजर्व इज मेड अप ऑफ डिडक्शंस, रिजर्व इज मेड अप ऑफ अलाउंसेस एंड रिजर्व इज मेड अप ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम्स। अच्छा जी, कंपनी के ऑल प्रॉफिट्स या एक साल के प्रॉफिट्स को अकामुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाएगा? ऑल प्रॉफिट्स को या एक साल के प्रॉफिट्स को कहा? भाई पॉज करो वीडियो। अच्छा जी, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटती है। बोले कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट्स बांटती है। जब तक कंपनी प्रॉफिट्स बांट ना दे उनको कहेंगे प्रॉफिट्स, और जब बांट दे तब कहेंगे डिविडेंड। अंडा अंडे के अंदर है तो उसको कहते हैं अंडा, और जब वो तवे पे आ जाता है तब उसे कहते हैं फ्राई अंडा। तो जब तक तवे पे आ ना जाए तब तक उसको कोई फ्राई अंडा कहे तो उसको आप चपेट मारेंगे, भाईजान ये कौन सा फ्राई हुआ है? अभी तो ये अनफ्राइड है, अभी तो ये अंदर ही अंदर घूम रहा है कहीं, होते चूचा निकला है बाद में तवे पे डालें तो। कभी ऐसा हुआ? वो अंडे बाहर से पहचाने जाते हैं जिनके अंदर चूचा होता है। कोई गांव के इलाके के बैठे होंगे मुर्गियां शुर्गियां, कैसे पता चलता है? हिला के। तो हम भी 12 अंडे ला के देखा करें जब आया करें। कभी निकला कि चूचा तवे पे चूचा हो? वैसे निकल आता है अंडा खोलते। चलो लग रहा है हमारे साथ भी ऐसा हो यार, यानी कि 20-25 रुपए का चूचा मिल जाए और क्या चाहिए। तो ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कितने का हो गया अंडा? 23 रुपए का। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होटलों पे जाके ना खाया करो, वो ऐसे करने के ना 60 रुपए ले लेते हैं। आराम से रूम के अंदर वो लो, तवा लो थोड़ा सा। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स बांटना। तो जब तक कंपनी ने बांटे नहीं तब तक उनको क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट्स, और जब बांट दिए डिविडेंड। नेक्स्ट, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी up to the date of distribution will be called as, बोले all profits of the company up to the date of distribution will be called as accumulated profits। अच्छा, ट्रस्ट वो जो चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने, ट्रस्ट को कोई इनकम या गेन वगैरह आए तो ये भी प्रॉफिट ही होता है, और कुछ इसको और क्या कहते हैं? प्रॉफिट ही कहते हैं। तो ट्रस्ट को कोई इनकम या गेन आए इसको भी प्रॉफिट ही कहते हैं। कई दफ़ा कंपनीज बंद हो रही होती हैं, जब तक कंपनी बंद नहीं हो गई तब तक प्रॉफिट्स का नाम प्रॉफिट्स
और जब कंपनी बंद हो गई तो प्रॉफिट्स बांट दिए तो उसका नाम डिविडेंड। तो अब एक ऐसी कंपनी की बात होने लगी है जो बंद होने जा रही है। जितने प्रॉफिट्स भी कंपनी ने कमाए हैं, लेकिन कब तक? अप टू द डेट ऑफ, जब तक कि वो बंद नहीं होगी। तो बंद होने से पहले भी प्रॉफिट्स का नाम प्रॉफिट्स, और जब बंद हो जाए और बांट दे पैसे उसका नाम डिविडेंड। और अगर ये कंपनी बंद नहीं हो रही, वैसे ही चलती चलती कंपनी है, तो जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट ना करते प्रॉफिट उसका नाम प्रॉफिट, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिविडेंड। तो ये दो अल्फाज हैं, इसमें आपने इस पेपर में एक चेंज करनी है, इधर डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज लिखना है और इधर लिक्विडेशन का लफ्ज लिखना है। बहरहाल ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं थी, मेन डेफिनेशन हमारी आगे आ रही है। आप हजरात के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। तो डिविडेंड की डेफिनेशन जी शुरू करते हैं। ये है कंपनी और ये हैं इसके डायरेक्टर्स बबलू और शबलू, और ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ये हर दफ़ा को अपनी ही सोच क्यों आपके दिमाग में चल रही होती है, गुत्थम गुत्था करा दें। और हर जगह ही ये मसला है। बहुत नाराज हो गए। अच्छा जी, अब ये डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स होते हैं बिजनेस के मालिक जिन्होंने पैसा डाला होता है, और उन्हीं शेयर होल्डर्स में से किसी को डायरेक्टर चुना चलता है। तो सारे शेयर होल्डर्स में से 2-4 लोगों को डायरेक्टर चुन लिया जाता है। अब सवाल ये राइज होगा कि डायरेक्टर्स जब प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट कमा के साल के एंड पे शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट क्या करेंगे? बांटेंगे। उस बांटने का नाम क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। मिसाल के तौर पे ये 50 का नोट है, मिसाल के तौर पे ये 100 रुपये का नोट है, तो ये नोट जो है वो आप दे के इन लोगों को कहेंगे जी हमने क्या बांट दिया? डिविडेंड बांट दिया। एनी बांटना, बोले किसने बांटा? क्या बांटा? प्रॉफिट किसको बांटा? मजा आया? दोबारा ट्राई करें जरा। एनी बांटना, किसने बांटा? क्या बांटा? प्रॉफिट्स बांटा। किसको बांटा? कैसे बांटा? अगर इस बांटने में कंपनी की तरफ से एसेट्स रिलीज हों, अगर इस बांटने में कंपनी की तरफ से क्या रिलीज हों, मुझे बताएं, क्या कंपनी अपने एसेट्स यानी कैश रिलीज कर रही है? कंपनी अपने एसेट्स यानी कैश रिलीज कर रही है। अच्छा जी, अब पढ़ें। एनी बांटना बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। नहीं, उस रिदम से पढ़ें जो लिखा हुआ है। बोलें एनी बांटना, आगे का लिखा हुआ है? बाय कंपनी ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, आगे टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो एनी बांटना बाय कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। ये वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट कल पढ़ेंगे। अगर इस बांटने में, ये कल पढ़ेंगे, अगर इस बांटने में जाना पाया जाए एसेट्स का, जैसे कि पैसे जाते हैं। अच्छा, अब जनरल एंट्री क्या बनेगी डिविडेंड बांटने की? प्रॉफिट कम कर दो यानी बांट दो और पैसे दे दो। तो जनरल एंट्री डिविडेंड की बताएं जी। प्रॉफिट्स डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। लेकिन जरूरी नहीं आप कैश दें। कई दफ़ा कंपनीज होती हैं वो कहती हैं हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है,
वो ले जाओ। कई दफ़ा कंपनीज होती हैं कहती हैं हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ले जाओ। तो रिलीज ऑफ एसेट्स हो सकता है, मनी भी दे सकते हैं आप और कोई और एसेट भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जनरल एंट्री पे ज़रा फोकस करें। डिविडेंड की जनरल एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट डेबिट कैश क्रेडिट। और डिविडेंड की जगह आप लोग ड्राइंग का लफ्ज़ यूज़ करते थे इंट्रो में, ड्राइंग का लफ्ज़ यूज़ करते थे? ड्राइंग का लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ? चले छोड़ें, ड्राइंग भी यही होता है, पैसे घर लेके चले जाना। तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट क्या करती है? बांट देती है। किसको? इन द फॉर्म ऑफ कैश या कोई और चीज़। तो डेट ऑल इज डिविडेंड। पॉइंट डी, स्केल है लाए हुए, आज मंडे था ना, आज याद है ना, कुछ होना एंड पे। पॉइंट नंबर बी, अच्छा जी, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ना पैसे नहीं होते और शेयर होल्डर्स आ जाते हैं डिविडेंड लेने के लिए। शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेने के लिए आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स आगे बढ़ बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चलो वापस आओ। ये कहते हैं ठहरो जरा मैं जाता हूँ। ये कहता है भाईजान मुझे मौका दो, मैं जरा इनसे बात करके आऊँ। थल्ले या ना 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 ना, ये लो करो फिर बात। वही उन्होंने चलने लग जाना है, तेरी मेहरबानी। अच्छा, तो अब जो है ये शेयर होल्डर आ गया डायरेक्टर्स के पास कि भाईजान प्लीज़ खुदा के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हम घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे बेगम को? घर जाके हम कोई मुंह नहीं दिखाएंगे बेगम को, हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम पैसे ही नहीं लेके आए, इतने अरसे का पैसा डाला हुआ है। इस डायरेक्टर ने अपनी बेगम को फ़ोन किया, ये रू नहीं है। अच्छा, इस डायरेक्टर ने अपनी बेगम को फ़ोन किया, वो कब्र से, बेगम ने कहा सरताज तू करा आज घर आओ ज़रा। वैसे मेरा मशवरा ये है कि तुम ना इसको मुन्ने को गैब नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना उधार कर लो। क्या कर लो? बोलो। उधार कर लो। अब उधार करने का क्या मतलब है? उधार करने का मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर्स को ये कहें कि ये पैसे, हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ब्लू शर्ट रेड शर्ट, हाँ, ये पैसे उधार हैं। ये पैसे क्या हैं? दे दिया कैश या दे देंगे? दे देंगे। अब ये आया और इसने आके सबको बता, यार तो पूरा आया, समझाया कितनी दफ़ा। ये आया, इसने आके सबको बताया कि पैसे उधार हो गए हैं, आप लोग परेशान ना हो, मुझे आगे रखा करो, देखो आपके काम कैसे बनेंगे। इन्होंने कहा नहीं पुत्र, दोबारा जा और दोबारा जाकर इन डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर कि हमें सबूत के तौर पे कोई सफ़ा दो। जैसे किसी दिन टीचर घर से आए और टीचर को घर वालों ने निकलते हुए पैसे ना दिए हों और टीचर कहें भाईजान मैं 100 रुपये का इनाम देता हूं भाई को। अब टीचर जेब में हाथ डालें, जब जेब में हाथ डालें टीचर तो कुछ भी ना निकले, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कुछ छोटी सी मुंचे उन्हें भी ताव दिए जा रहे थे, क्या बनना है इनका फिर? अच्छा, अब इसको ये कहे कि भाईजान 100 रुपये मुझे इनाम तो दिया नहीं, तो सर आप एक ऐसा करें, एक पर्ची पकड़ें, पर्ची पे मेरा नाम लिखें, उस पर लिखें मैं आपको 100 रुपया दूंगा, नीचे अपने साइन करें और दिन लिख दें। ये सफ़ा जब इनके पास जाएगा ना तो इस सफ़े को ये बड़ा संभाल के रखेंगे। इस सफ़े का नाम होता है लोन का सबूत। यानी अब मैं लायबल हूं कि सड़क पे ये खड़े होकर किसी भी वक्त मुझे कह सकते हैं ये पर्ची दिखा के कि भाईजान आपने मेरे से वादा किया था कि आप मुझे लोन देंगे, यानी आपने लोन कर लिए थे, पैसे उधार कर लिए थे, अब वो टाइम आ गया पैसे देने का, खुदा के लिए मुझे पैसे दे दें। तो अब शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा? अब शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाएगा? पहले तो डायरेक्टर ज़रा शुगर लगाएगा, साइड पे हटेगा और ये धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। अब इसको इधर भेजा जाएगा, इसको कहा जाएगा चलो ठीक है भाईजान, बात आप लोगों की सही है, हम ऐसा करते हैं ये पैसे उधार कर लेते हैं। तो इन शेयर होल्डर्स को एक एक पर्ची बना के दे दी जाएगी। अब ये अपने सरों पर ये पर्चियां रख के घर लेके चले जाएंगे कि ये पर्ची इस चीज़ का सबूत होगी कि पैसा क्या हुआ हुआ है? उधार हो गया हुआ है। इस सफ़े का एक बड़ा मुश्किल सा नाम है डिबेंचर। क्या नाम है सफ़े का? डिबेंचर। सुने कभी नाम? तो इस सफ़े का नाम है डिबेंचर। एक तरह का लोन टाइप क्रिएट हो जाता है।
तो अब बताएं हम इनको पैसे देंगे या सफ़ा देंगे। ये सफ़ा इस चीज़ का सबूत होगा कि कंपनी फलां तारीख को उधार उतार देगी। एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटा, डिवेंचर। प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होते हैं ये डिवेंचर, प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा के डिवेंचर बांटे जाएंगे। लेकिन सिर्फ किस हद तक, जिस हद तक कंपनी के पास क्या पड़े हैं, प्रॉफिट्स। शहरी बात है, अगर प्रॉफिट्स पड़े हैं तो कंपनी बांटेगी, प्रॉफिट्स नहीं पड़े तो कंपनी कैसे बांटेगी। अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जिस हद तक कंपनी के पास प्रॉफिट पड़े हैं, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट को छोड़ें। अच्छा जी, यानी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटा, डिवेंचर। अगर इसके पास क्या पड़े हैं, डिवेंचर्स के साथ ये बताएं वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट का क्या मतलब है। विद और विदाउट इंटरेस्ट, हाँ लिखें, इन डिवेंचर्स या लोन पर हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट दे, हो सकता है ना दे। इन डिवेंचर्स या लोन पर हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट दे, हो सकता है ना दे। अच्छा जी, ये साहब हो सकते हैं कल कल आपको कहते हैं सर आपने मुझे 100 रुपये इनाम देने को कहा था, अब आप मुझे 15 दिन बाद दे रहे हैं, तो 100 रुपये की बजाय 105 दें। तो इसी तरह शेयर होल्डर्स जो है वो कह सकते हैं कि आपने उधार किया हुआ है तो इस उधार के ऊपर अलग से इंटरेस्ट भी दो। तो इसका मतलब क्या है, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। चाहे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स से एग्री कर लें कि इंटरेस्ट हमें बोलें देंगे, चाहे डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और चाहे डायरेक्टर्स ये एग्री करें शेयर होल्डर्स के कि आप लोगों को बस लोन ही वापस किया जाएगा, हम आपको इंटरेस्ट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इसको काट दें। लेकिन लोन पेएबल का मुश्किल सा नाम क्या है, डिवेंचर। कंपनी प्रॉफिट कम करके पैसे दे रही है या प्रॉफिट कम करके वादा कर रही है, किस चीज का वादा कर रही है, पैसे देने का। अच्छा, अब इन दोनों लाइनों को याद करें, आसान आसान सी हैं। एनी बांटना बाय अ कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स, इधर भी एनी बांटना बाय अ कंपनी टू इट्स ऑफ वेदर अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, चाहे उस पर आप इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को दें या ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक कंपनी है जिसका कैपिटल है 200 रुपया, और उस कंपनी के आज तक के प्रॉफिट्स हैं, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स 80 रुपये। ये मैं क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ें, कैपिटल भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है और प्रॉफिट से खुशी है वो भी क्रेडिट नेचर की चीज़ है। ये कंपनी
लिक्विडेट हो गई, यानी इसका कारोबार बंद हो गया। अब ये कैपिटल अपना वापस करेगी। इस कैपिटल के वापस करने में ये एंट्रीज करेगी, कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। आपको शायद सुना हो बचपन में एंट्री कैपिटल लेने की, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसकी उल्टी एंट्री होती थी। उन्होंने जब घर से पैसे लाते, किसी को एंट्री याद हो क्या होती थी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन जब बिजनेस बंद होता है तो उल्टी एंट्री होती है, कैपिटल डेबिट, यानी कैपिटल भी खत्म हो गया, प्रॉफिट्स भी खत्म हो गए, और किस फॉर्म में बांट दिए? कैश के फॉर्म में बांट दिए। कैपिटल अकाउंट में कितना पड़ा है? प्रॉफिट्स अकाउंट में कितना पड़ा है? कैश। अब इसमें बताएं किस हद तक डिविडेंड समझा जाएगा? एक्सेलेंट, 80 डिविडेंड समझा जाएगा। और बाकी 200 रुपया क्या है? रीपेमेंट, किस चीज की? ऑफ कैपिटल की, जो ना घरों से लाए हैं। 1 मिनट, मैंने किसी को दिया 100 रुपया कि तुम अपने बिजनेस में डाल लो, उसने चंद दिनों बाद मुझे 103 रुपए दे दिए। अब मेरा 100 भी वापस आ गया और 3 रुपए भी आए। 3 रुपए क्या होंगे मेरे लिए? डिविडेंड, एक तरह की खुशी की बात होगी। तो मैंने कारोबार में पैसा डाला कितना था? 200, इधर 200, 200 पर कितना मिला? अब मैं घर अगर कारोबार बंद होने पे 280 लेके जा रहा हूं, तो क्या 280 सारा डिविडेंड है या इसमें सिर्फ 80 का डिविडेंड है? और कंपनी इस पर 15% टैक्स काटेगी। कंपनी के लिए जरूरी है, जब मुझे 80 देगी तो कितने % टैक्स काटेगी? और मैं बीइंग अ शेयर होल्डर कितना डिविडेंड कमा रहा हूं? 80 का। नोट कर लो, ये कौन सा पॉइंट है? सी। डन, चलिए जी आगे। तो अगर कोई कंपनी बंद हो रही हो और शेयर होल्डर हाथ घरों से 200 रुपये लाए हों और कंपनी उनको 200 की बजाय 280 वापस करे, तो डेट 80 विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड। एनी बांटना, किसने बांटा? किसको बांटा? कब बांटा? याद करें इसको, इधर ही। एनी बांटना, किसने बांटा? किसको बांटा? कब बांटा? लेकिन जिस हद तक आपके पास क्या पड़े हुए थे? प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज और नॉट को भी छोड़ें, जिस हद तक आपके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए थे। अच्छा, इसी से एक मिलती जुलती चीज है, डेट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसमें यह होता है
कि कंपनी का कैपिटल है 200 रुपया और कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 80। कंपनी सोचती है अपना कारोबार आधा कर दें, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कारोबार आधा कर दें। मिसाल के तौर पे पहले बोतलें भी बना रही थी, बिस्किट भी बना रही थी, तो अब सोचा बिस्किट बनाना बंद करो, लोग फल खाया करें। तो अब ऐसी सूरत के अंदर कंपनी ने अपना कारोबार आधा कर दिया। तो जब कंपनी ने अपना कारोबार आधा किया तो कंपनी ने 200 में से 100 रुपये का कैपिटल वापस कर दिया लोगों को। लोगों ने कहा जब 200 में से 100 का सरमाया वापस किया तो फिर 80 में से उसका 40 का जो प्रॉफिट हमने कमाया वो भी वापस करो। अब आपने लोगों को 140 रुपए वापस किए। अब कारोबार आधा किए या खत्म किए? जैसे कोई भी बंदा ये कहे कि यार मैं फलां और फलां काम कर रहा था, इन दोनों में से एक काम को छोड़ देता हूं। अब इसमें बताएं डिविडेंड कितना होगा? 40। और बाकी जो 100 रुपये इनको वापस जा रहे हैं, डेट विल बी कैपिटल रीपेमेंट। ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? कैपिटल रीपेमेंट। नोट करें, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट डी। ये मैंने स्टिक पकड़ी हुई है, यही चलेगी आज या फिर कुछ और? यही चलेगी, हम सुनाएंगे। अल्लाह अकबर, ये मैं सुनना चाहता था, ये सुनने के लिए आया था मैं क्लास में। नहीं नहीं, अच्छी बात, पॉजिटिव। जी और भाई फ्यूचर इज ब्राइट लिखा हुआ है आपकी शर्ट के पीछे, आज तो सुना जाएगा आपसे। और भाई खैरियत से? यार कभी आए नहीं आप टीयर रूम में सवाल पूछने? आते रहा करो, जरा पता चल जाए। छत पे खड़े होके कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रीनरी देखी है? थोड़ी देर ज़रा रिलैक्स हो जाया करो रोजाना 1-2 मिनट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मसला है? यानी टच इधर हुआ है, देख इधर रहे हो, ये कब से मसला है? ओके तो अगर कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस कम करे, कटेल करे, तो ऐसी सूरत के अंदर जो शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जा रहे होंगे उनके सरमाए के ऊपर, वो लाए थे 200 में से 100 वापस कर दिया, 80 में से 40 वापस कर दिया, तो दिस 40 विल बी कॉल्ड एज कौन? नहीं, डेंट नहीं, डेंट दूसरा होता है जो पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। बहुत से लोग डिविडेंड के आखिर में टी लिखते हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ कहाँ डेंट पड़ा होता है। पॉइंट डी। एनी बांटना, किसने बांटा? अच्छा, अंग्रेजी आपने वही याद करनी है, बस अंडरलाइन की हुई बात डिफरेंट है। एनी बांटना, किसने बांटा? किसको बांटा? शेयर होल्डर्स को। कब बांटा? ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। लेकिन किस हद तक? जिस हद तक प्रॉफिट्स बांटे, प्रॉफिट्स 40 तक बांटे हैं आपने। ओके, पॉइंट नंबर ई। एक कंपनी है जिसने शेयर होल्डर को लोन दिया है। कल वाली क्लास में कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया था या कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया था? एम्प्लॉय और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है? एम्प्लॉय तो नौकर होता है जिसको तनख्वाह मिलती है, और शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है जिसको कंपनी के प्रॉफिट्स बांटे जाते हैं।
एक कंपनी ने लोन दिया अपने शेयर होल्डर को। अगर तो ये कंपनी प्राइवेट है तो लॉ मेकर डिस्करेज करे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन ना दे। ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड इनकम समझी जाएगी। इट इज डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर। वाई? इसलिए कि शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनीज में होते हैं 3-4। अब कोई एक शेयर होल्डर अगर कंपनी से लोन ले ले तो फिर बाकी शेयर होल्डर्स की उससे लड़ाई हो जाती है कि ये क्या मजाक हुआ, तुम इधर बैठे हुए थे, तुम लोन लेके चले गए, दराज में से पैसे निकाल के लेके चले गए कि मुझे उधार चाहिए पैसे, तो हमें भी तो उधार चाहिए। तो इसलिए कंपनीज को डिस्करेज किया जाता है कि प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर होल्डर को लोन ना दें, वरना शेयर होल्डर्स की आपस में लड़ाई होने का बड़ा चांस है। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक है, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर शेयर होल्डर को लोन दे दे तो इट हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इस कर कोई सजा नहीं मिलेगी। खैर है, कंपनी अगर शेयर होल्डर को लोन दे दे तो हो सकता है कोई मजबूरी होगी, वो लोन लेके चला गया हो, कोई मसला नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे देगी तो फिर शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड इनकम होगी और कंपनी उस पर टैक्स काट के देगी। एक और भी जगह हमने पढ़ा था लोन इनकम में जाता है, लेकिन वो ये नहीं था कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है, वो ये था कोई बंदा भी किसी को लोन दे दे पाकिस्तान में, लेकिन दे कैश की फॉर्म में, पैसे निकाल के दे दे जेब से, तो वो हमने पढ़ा था फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। लेकिन इधर तो बिल्कुल और सिनेरियो है। और इधर अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्रॉस चेक में भी लोन दे तो भी डिस्करेज किया जाएगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे ही नहीं सकती अगर कंपनी कौन सी है, और अगर दे दिया तो शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड। नोट करें। पॉज कर दो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो अगर कंपनी प्राइवेट है तो शेयर होल्डर के हाथों में, और अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है तो शेयर होल्डर के हाथों में। बोले बोले लफ्ज बोले, नो टैक्स, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। चलें जी, पढ़ें भाई इसको। पॉइंट ये अच्छी तरीके से पढ़ लें और बताएं मतलब इसका। The payment by whom, बोले the payment by whom, by private company। कौन सी प्राइवेट कंपनी? as defined in company law, the payment by private company as defined in। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली, जो कंपनी लॉ में डिफाइन हुई है या जो हमने प्राइवेट पब्लिक डेफिनेशन पढ़ी है वो? नहीं,
आपको पता है हमने जो प्राइवेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये वाली भी प्राइवेट थी, पब्लिक अनलिस्टेड। वो वाली डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कौन से लॉ वाली? कंपनी लॉ वाली। डेफिनेशन कौन से लॉ वाली? कंपनी लॉ वाली। पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ। कैसे पेमेंट हुई? बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। किसको? और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। इंडिविजुअल बेनिफिट का मतलब लिख लें, शेयर होल्डर के घर के बिजली का बिल पे कर दिया। शेयर होल्डर को पेमेंट किसी भी किस्म की नहीं करनी, शेयर होल्डर के घर का बिजली का बिल पे कर दिया। और नीचे जो लाइन लिखी हुई है वो तो आपको पता है, द पेमेंट शुड बी फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पेमेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से होनी चाहिए। द पेमेंट शुड बी फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अच्छा जी, पॉइंट एफ। बस ये 5-7 मिनट हम करते हैं, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं चैप्टर 18 का। कोई तसल्ली से बात समझनी है। एक फॉरेन कंपनी है बाहर के मुल्क की, उसकी एक ब्रांच है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे कोका कोला। फॉरेन कंपनी ने बिजनेस इनकम कमाई। फॉरेन कंपनी ने क्या कमाई? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम फॉरेन कंपनी ने कमाई 100 रुपया। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस एट 29%। ये 29% मैंने कहां से लिया है? चैप्टर 4 से। शायद आपको याद हो, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कंपनीज की टैक्स रेट 29% है। लेकिन ये बात हमने आज तक इसलिए रिवाइज नहीं की क्योंकि कंपनीज का न्यूमेरिकल हमें आना नहीं सिलेबस में। तो कंपनीज के लिए बोले टैक्स रेट कितने परसेंट है? 29%। चैप्टर नंबर केड़ा चल रहा है? अच्छा जी, कोका कोला कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 100। कोका कोला कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 100। इस 100 पे टैक्स कितना दिया? 29। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचा कितना? 71। कंपनी के पास 71 बचा। अब कंपनी जो पाकिस्तान वाली है ये अपने शेयर होल्डर्स को तो पैसे भेज नहीं सकती क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स या ओनर्स पाकिस्तान में तो है नहीं। इसके शेयर होल्डर्स कहां हैं? बाहर के मुल्क। कंपनी वाइल सेंडिंग 71 टू हेड ऑफिस, कंपनी बाहर में किसको भेजेगी? ब्रांच पैसे किसको भेजेगी? इन जर्मनी मिसाल के तौर पे कंपनी वाइल सेंडिंग 71 टू हेड ऑफिस विल डिडक्ट टैक्स एट 15%। कंपनीज की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डबल टैक्सेशन। कंपनीज पे डबल टैक्स लगता है। पहले अपनी इनकम पर टैक्स देती है 29%। ये मिसाल के तौर पे कंपनी बोतलें बना के बेच रही है तो ये बोतलें बेचने पे टैक्स है 29। बेचारी कंपनी के पास बचा कितना? इस 71 पे भी 15% काटेगी, वो शायद 10 रुपए के करीब मेरे ख्याल से बनेगा, 10-11 रुपए। और फिर बेचारी कंपनी बचा कुचा 60 रुपए बाहर के मुल्क भेजेगी। आप बता दें कंपनी क्या करेगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोले 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 बोले, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी और ये डिविडेंड। नोट करो। नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही डबल टैक्स लगाएगी। जी सर, सर मुझे बता सकते
पढ़ें जी। कंपनी ने कमाया कितना? 100। उस 100 पे 29% कितना बना? 29। ये 29 आप समझ लें बिजनेस इनकम पे टैक्स है, बिजनेस इनकम पे। कंपनीज का बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इस पे डबल टैक्स लगता है। अब बेचारी कंपनी के लिए बचा कितना? 71। उस 71 पर कंपनी कितना टैक्स और जमा कराएगी? 15%। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएगी, फिर बाकी बचा कुछ पैसा कुछ 60 रुपये या 61 रुपये हुए तो वो कंपनी भेज देगी, रवाना कर देगी किसको? बोलें बोलें। हाँ, तो ये 29% भी एफबीआर को जमा हो रहा है और फिर 71 पे 15% भी एफबीआर को जमा हो रहा है, सब एफबीआर को जमा होगा। पढ़ें जी। इसको पहले यहां से पढ़ लें। रेमिटेंस, बोलें। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इसे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है? इसे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है? इस पे 29% टैक्स कट चुके ना। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आगे पढ़ लें बस। किसने किसको भेजा? रेमिटेंस ऑफ 71। रेमिटेंस ऑफ 71 भेजा गया किसको? टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेजा गया। रेमिटेंस ऑफ 71 ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन एक, अगर इस ऑफ को मैं बाय कर दूं तो फिक्रा भी आसान हो जाएगा और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। इस ऑफ को काट के बाय करें। अब जरा समझें, आप पढ़ें, समझ आ रहा है? रेमिटेंस ऑफ 71 बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन पाकिस्तान। और अब अगर मैं एंड पे टू हेड ऑफिस लगा दूं तो ये तो हेड ऑफिस ब्रैकेट में है, ये तो पेपर में लिखना ही नहीं ना। आप मत काटें, जरा पढ़ें जरा, अब समझ आ रहा है फिक्रा? रेमिट, रेमिट का क्या मतलब होता है? भेजा। क्या भेजा? 71 भेजा। किसने भेजा? ब्रांच ने। किसको भेजा? हेड ऑफिस। तो ब्रांच अगर हेड ऑफिस को पैसे भेजे तो फिर ये क्या समझ लिया जाएगा? डिविडेंड। तो 71 के साथ आपने बड़ा बड़ा करके लिख लिया डिविडेंड इनकम। अच्छा जी, अब दो रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। ये पेमेंट्स डिविडेंड नहीं समझी जाएंगी। उसमें से दो रिलैक्सेशंस मैं पढ़ा हूँ, 4 और 2। 1 और 3 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप लोग 4 पढ़ लें। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। फॉलोइंग पेमेंट्स डिविडेंड नहीं समझी जाएंगी। कौन कौन सी पेमेंट्स? रेमिट, भेजा, ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी। वो कंपनी क्या कर रही है बोलें? पेट्रोलियम का। अगर पेट्रोल एक्सप्लोर हो रहा है या पेट्रोल में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है तो फिर ऐसी सूरत में बाहर वाली फॉरेन कंपनीज को हम इनकरेज कर रहे हैं पाकिस्तान आने में। इनका फ़ायदा क्या होगा ज़रा बताएं। अब ये 100 भेजेंगी, 29 माइनस करके 71 भेजेंगी, या 71 में से 15% माइनस करके फिर भेजेंगी? ये 71 भेजेगी पूरा। तो लिखें ये कंपनी डिविडेंड पे टैक्स नहीं काटेगी। ऊपर लिखा हुआ है फॉलोइंग विल नॉट बी डिविडेंड, समझ तो आएगी आपको। तो पेट्रोल वाली कंपनी
टैक्स नहीं काटेगी। अब एक आखिरी एक्सेप्शन, .2। इसका मतलब बताएं। .2 ना इसकी एक्सेप्शन है .E की, ये F की एक्सेप्शन था, ये E की। एनी एडवांस बाय कंपनी इन्वॉल्व इन लेंडिंग बिजनेस, इसका मतलब बताएं। अगर किसी, अब उर्दू में लिखें, अगर किसी प्राइवेट कंपनी का बिजनेस लोन देना है, जरा खुलासा करके लिखें। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का बिजनेस लोन देना है तो वैसे लिख लें ब्रैकेट में, जैसे बैंक, तो फिर बाद में लिखिएगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का बिजनेस लोन देना है, जैसे बैंक, तो बोलें तो ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी दुनिया जहान को लोन दे रही है। अब ऐसी प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो इसमें हरज वाली बात है या खैर है? खैर है। फिक्रा पूरा करवा दें दोबारा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का बिजनेस लोन देना है और वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो वो डिविडेंड नहीं है। ठीक है जी, इट्स ओवर। अब कौन कौन से पॉइंट हमारा रह गया? 1 और 3 रह गया और एक और पॉइंट रह गया, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब इसको जरा नजर मार लें और इधर ही याद कर जाएं चीजों को। डिविडेंड बताएं जी। एनी बांटना, बोलें किसने बांटा? बाय कंपनी। क्या बांटा? ऑफ प्रॉफिट्स। किसको बांटा? शेयर होल्डर्स को। अगर ये बांटना रिक्वायर द जाना ऑफ एसेट्स, अगर इस बांटने में एसेट्स का जाना पाया जाए। डन। अगला भी इधर ही याद कर लें। एनी बांटना, किसने बांटा? कंपनी ने। किसको बांटा? शेयर होल्डर्स को। क्या बांटा? डिबेंचर। असल में ये एक तरह का लोन है। नेक्स्ट, एनी बांटना, किसने बांटा? कंपनी ने। किसको बांटा? कब बांटा? कारोबार बंद होने के ऊपर बांटा, जिस हद तक प्रॉफिट्स कमाए हैं। एनी बांटना, किसने बांटा? कंपनी ने। किसको बांटा? शेयर होल्डर को। कब बांटा? कैपिटल कम होने के ऊपर बांटा। अच्छा, और आखिरी बात, ये ना प्राइवेट कंपनी वो नहीं जो पिछले सफे पे डिफाइंड है। ये प्राइवेट कंपनी वो जो किस लॉ में डिफाइंड है? कंपनी लॉ में। किधर है ये? पॉइंट नंबर ई, द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी। क्या पेमेंट कर रही है? या लोन, या एडवांस, या कोई भी पैसे। किसको? तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है, कंपनी लॉ वाली, तो क्या सजा मिलेगी? शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड इनकम समझ ली जाएगी। बाहर की ब्रांच, बाहर हेड ऑफिस जब पैसा भेजेगी तो 71 भेजेगी या 71 पे 15% काट के? चैप्टर 18 निकालें। बोलो एक रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट
अच्छा वो तो क्लास के बाद पूछ लो, वो तो पिछले चैप्टर में से। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट क्या बताया था मैंने? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर कड़ी शर्त लगा दी है कि तुम मुझे 5 साल 2 साल छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो पैसे फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा मनाने के बदले, ये उसकी कौन सी इनकम होगी एम्प्लॉय की? सैलरी इनकम। अच्छा आज बच्चे बुच्चे कोई नहीं आए हुए, तो हम ज़रा बस टाइम अब ज़ाया कर रहे हैं, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी की थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं कि जो हमने सैलरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हल्का फुल्का सा रिवाइज कर लें इस सवाल के अंदर। और इस सवाल में मैंने जो एडजस्टमेंट्स करवानी है सारी हो नहीं सकती क्योंकि सैलरी का चैप्टर पूरा हमने पढ़ा नहीं, वो मैं आपको टेक करवा दूँ। पेज नंबर 400, बस ये एडजस्टमेंट्स करवानी है। जी भाईजान, सईद इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ज्वाइंट हारिस फार्मा एज जनरल मैनेजर ऑन यकम अक्टूबर 2008 एंड ही वाज ऑफर्ड फॉलोइंग मंथली सैलरी एंड अलाउंसेस इन एचपीएल। उसको एचपीएल के अंदर फॉलोइंग मंथली सैलरी और अलाउंसेस दिए गए। जी भाईजान, उसकी बेसिक सैलरी बताएं कितनी है? 6 लाख रुपया। 6 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 वालों जूता उतारो अपना। जब मैं ये पढ़ा था तब हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2009। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2009। हमने नौकरी कब ज्वाइन की है? यकम अक्टूबर 8। अब गिनना शुरू करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने बने? 9 मंथ्स बने। आप बता दें सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करूं या 9 से मल्टीप्लाई करूं? 9/12 तो नहीं, ये सैलरी से, ये सैलरी भाईजान मंथली है। थोड़ी मेहरबानी, 9/12 नहीं करना। ये सैलरी किसकी है बोले? मंथली है, हर महीने की तनख्वाह है। तो महीने की तनख्वाह कितनी? 6 लाख। एक महीने की कितनी? 6 लाख। तो 9 महीने की 9 लाख। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, क्या जल्दी है? वो भाई इंतजार कर, रिक्शे वाला आया हुआ है। आज अब्बू को यकीन नहीं आया था कि यकम मेरे को क्लास हो रही है, तो अब्बू बाहर खुद लेने आए हुए हैं। जरा देखो सी कौन सा कॉलेज खुला हुआ है आज। कोई ऐसी हरकत तो नहीं की हुई बचपन के अंदर के वालिदैन शक करते हो कि बच्चा गायब हो जाता है बताए बगैर? बेसिक सैलरी। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना कीजिएगा घर वाले शर्मिंदा हों। बाकी समझ गए आप लोग, तो इसलिए मोहतात होकर ना जिंदगी गुजारें। ये मैंने FR1 को उधर कर दिया। 6 लाख तरफ 9, साथ वाले की तरफ देख के कहें ओके गाय। मेडिकल अलाउंस अभी मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये भी हमने पढ़ा नहीं है। तो हमने सोचा था बच्चे तो आए नहीं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम थोड़े से बैठे बैठे परफेक्ट हो जाएं। बच्चे नहीं आए तो मैं कौन हूं? आप बड़े हो गए हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हैं। आगे जी, एक जगह याद है हमने पढ़ा था बोनस, ओवर टाइम, ये सारी चीजें सैलरी में ऐड होती हैं। बोनस इक्वल टू 2 महीने की तनख्वाह। बोनस इक्वल टू 2 महीने की तनख्वाह। सबर सबर सबर, ये लाइन ना मैं बाद में पढ़ाऊंगा। द बोनस वॉज पेड ऑन, अगला साल। बोनस मिला कब? अगले साल। हमने क्या रूल पढ़ा था? सैलरी को कब टैक्स लगाएंगे? जब रिसीव होगी। तो बता दें बोनस कितनी तनख्वाहें मिलनी थी? 2 तनख्वाहें। आमतौर पर ना कंपनीज में ये होता है कि 12 महीने हर महीने तनख्वाह मिलती रहती है। छोटी ईद के ऊपर और बड़ी ईद के ऊपर कंपनीज की दफ़ा ऐसा करती हैं कि बोनस दे देती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो एक तनख्वाह बोनस के तौर पे मिले तो कितने लाख? 6 लाख। अगर 2 तनख्वाहें बोनस के तौर पे मिले तो 12 लाख। लेकिन क्या मैं 12 लाख ऐड करूं या ये अगले साल मिला है? अगले साल मिला बोनस। मेडिकल अलाउंस को तो फारग करें ना,
रिसीव्ड इन टैक्स ईयर, नेक्स्ट टैक्स ईयर, अगले साल मिला ना, इन नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल से 5 दिनों बाद मिला है, देखिए जरा, साल खत्म होने के 5 दिन बाद मिला है। तो हमारा ईयर तो नीचे मैंने बता दिया था ना 30 जून को एंड हो गया, कितना देखो, कितनों को पहले ही पता चल गया था बताने से। वेल डन। सैलरी इज टैक्स्ड ऑन एज अ जनरल रूल रिसीव्ड बेसिस। जब सैलरी पे तब टैक्स लगेगा जब रिसीव होगी। चलें जी आगे पढ़ें। टू कंपनी मेंटेन्ड कार्स, कितनी गाड़ियां? एम्प्लॉयर सखी, एम्प्लॉयर ने आती एम्प्लॉय को कितनी गाड़ियां दे दी? 2। बोथ कार वर परचेज या लीज्ड? परचेज या लीज्ड? परचेज, किथे गया पेन? परचेज्ड। इन्ना लिल्लाहि। दीज वर परचेज्ड ऑन यकम अक्टूबर 2008। कार कॉस्टिंग 35 लाख फॉर ऑफिशियल पर्पस, वेयर इज कार कॉस्टिंग 19 लाख फॉर, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए, एक पर्सनल पर्पस के लिए। अब आप मुझे बताएं, आप लोग आए थे पिछली क्लास में? साथ वाले की तरफ, चेहरे की तरफ देखें। ब्रो यू केम, आई केम, यू केम, यू वर अटेंटिव एज वेल, और यू वर इंडल्ज्ड इन मोबाइल। अगर परचेज किया तो किस पे परसेंटेज लगेगी? कॉस्ट पे। एक गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसका क्या करेंगे? और जो पर्सनल पर्पस के लिए है, चलें जी। द कार कॉस्टिंग 35 लाख वॉज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। कार ऑफिशियल पर्पस वाली क्या करें? नहीं नहीं, 10% नहीं, ऑफिस वाली पे तो 0 लगाना है। और पर्सनल वाली? कॉस्ट पता है गाड़ी की? ये मैं बताऊं, पता है कितनी है? 19 लाख। जरा 10%। एक्सेलेंट। किस चीज पे 100 रुपया मिला? 9/12। असल में ना गाड़ी यकम अक्टूबर को दी है उसने, तो अब तसल्ली से ना पहले मेरी बात सुनिएगा 1-2 मिनट लगा के, फिर उर्दू में एक बात मैंने आपको लिखवानी है। ये 2 चीज़ें हैं, 2 ये फैक्टर आप लोग लगाते थे डिप्रिसिएशन में बचपन में, 9/12, 3/12, 4/12, इस टाइप का फैक्टर। ये फैक्टर कब कब लगाना है सैलरी के चैप्टर में? ये फैक्टर हमने लगाया था पिछली क्लास में भी, जब लोन दिया था एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। जब लोन दिया था एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तब भी ये फैक्टर लगाया था, और ये फैक्टर हमने तब भी लगाना है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे। रीजन क्या है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे यकम जून को, तो बेचारे एम्प्लॉय ने महीना लोन इस्तेमाल किया ना, फिर कुछ ऐसे 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 ऐसे, मैं फिर इन दोनों को पढ़ा लूंगा। इधर करो कैमरा, यार तुम दोनों मान जाओ। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है यकम जून को, और ठहरो ना तुम लोग, चलो इकट्ठे खड़े हो जाओ। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है यकम जून को, तो तू जरा बता कि कितने महीने लोन इस्तेमाल हुआ? यही आपके हालात हैं। तो इसका मतलब है फिर पूरे साल का इंटरेस्ट निकालने की कोई तुक नहीं बनती। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी है यकम मई को, तो बेचारे एम्प्लॉय ने चलाई कितने महीने? अब पूरे साल का बेनिफिट सैलरी में ऐड करना इसकी तुक नहीं बनती, एम्प्लॉय की बेचारे की जान निकल जाएगी।
आप बता दें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गाड़ी दी है वो हमारे साल के शुरू में दी है या यकम अक्टूबर को लेके दी है? तो दो जगहों पे आपने ये 9/12, 2/12, 3/12 जो भी आप इसका नाम रखें, इस फैक्टर को लगाना है दो जगहों पे, नंबर 1 और नंबर 2 करके। अब मैं लिखवाने लगा हूं, बस उर्दू में लिख लें आप। दो जगहों पे 9/12, 3/12 टाइप फैक्टर लगाना है। दो जगहों पे 9/12, 3/12, मिसाल दे रहा हूं, 4/12 भी हो सकता है, 5/12 भी हो सकता है। दो जगहों पर 9/12, 3/12 टाइप फैक्टर लगाना है। जब एम्प्लॉयर मिड ऑफ ईयर लोन दे, जब एम्प्लॉयर मिड ऑफ ईयर लोन दे या जब एम्प्लॉयर मिड ऑफ ईयर गाड़ी दे। ये अलीमुर रहमान फिजिकल क्लास में था या ऑनलाइन? ऑनलाइन, ओके। अब आप मुझे ये बता दें कि गाड़ी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो क्या पूरे साल का लगाया करेंगे रेट, या ये देखा करेंगे कब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, कब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी? डन। तो कितनी जगहों पे हो गया? दो जगहों पे। उर्दू का फिक्रा जरा बता दो, आप पढ़ दो एक दफा। दो जगहों पर फ्रैक्शन वाला फैक्टर लगाना है। दो जगहों पे फ्रैक्शन वाला फैक्टर लगाना है। वेल डन। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे या जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे मिड ऑफ ईयर। अगर साल के पहले दिन से फिर तो कोई मसला नहीं। जी क्या जवाब आया? 1425 के आगे 00। ओके नेक्स्ट। ये आपको याद है पिछली क्लास में लोन पे भी लगाया था, 31 दिसंबर को एम्प्लॉयर ने लोन दिया था, तो जनवरी से जून 6/12 लगाया था। ये आपको याद है पिछली क्लास के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया था और उस पर भी हमने 6/12 लगाया था। हाँ गुड। अच्छा आगे चलें। पॉइंट 3, फ्री लंच। लंच के दौरान आप फ्री हो गए किसी से? फ्री लंच फ्रॉम अ रेस्टोरेंट ओन्ड बाय HPL डायरेक्टर। HPL के डायरेक्टर का एक रेस्टोरेंट है, तो वहां पे सईद को फ्री लंच मिलता है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फूड प्रोवाइडेड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, इधर अटेंटिव रहना, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको बता दूं कि हारिस फार्मा लिमिटेड किधर है और उसके डायरेक्टर का होटल किधर है, और आप उधर जाएं और आप उधर जाके कहें कि यार आप लोगों ने सईद को 80,000 का लंच फ्री करवाया है, काफ़ी दिनों मिला के, एक दिन में तो नहीं 80,000 का खा गया होगा, भैंस तो नहीं है, मज तो नहीं है, हाथी तो नहीं है, डायनासोर तो नहीं है, हो भी सकता है। अच्छा तो फिर मुझे बताएं आपको वो लंच फ्री करा देंगे? तो क्या इसको इस वजह से लंच फ्री कराया जा रहा है कि ये इनका एम्प्लॉई है, या इस वजह से लंच फ्री कराया जा रहा है कि ये लोग वैसे ही लंच फ्री कराते हैं लोगों को? इसका मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से इसको फायदा मिला। अगर 80,000 का ये लंच खुद खरीदता तो इसको देने पड़ते पैसे, तो ये भी एक बेनिफिट है इसको सैलरी में ऐड करके। इसकी प्रोविजन हम पढ़ेंगे कभी, इसकी प्रोविजन हमने नहीं पढ़ी हुई। फ्री की प्लेट बनाने की कोशिश की है, लेग पीस बना लो, तो फ्री लंच प्रोवाइड किया जा रहा है। अमाउंट बता दें जी, 80,000। और भाईजान 80,000 को 9 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, कहीं बार मंथ नहीं लिखा हुआ, तो जो है ना माशाल्लाह उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलाते रहा करें, जरा रनिंग में रहती है वरना घिस जाती है। यही आज आपको छुट्टी दे दी जाती है इतवार, और ये 2 छुट्टियां मिला के वैसे ही इसने जंग लग जाना था इसको।
जी मोहतरम, फ़ायदा हो गया, ठीक है। अभी फ़ायदा तब होगा जब जो आपको मैंने सुनने को कहा था वो आपसे सुना जाएगा। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे फ़र्क पड़ेगा। इससे हाथों को ज़रा थोड़ी देर के लिए ना वार्म अप कर लें। और भाईजान रिवाइज करना था इस दौरान, हाथों को वार्म अप नहीं करना था। लाई लग जो कहो वो कर दे, शुरू कर देते हैं। आगे चलें। पॉइंट 4, सुबह कितने लोगों को टेंशन थी? सुबह फजर के वक्त के बैठे हुए हैं, किताब खोल के रिवाइज कर रहे हैं। 1 2 3 4, हद होगी यार। मेरा ख्याल था आपकी नींदें उड़ी होंगी, वो आपके बाल उड़े होंगे, होश उड़े होंगे, चप्पल पहन के आप आगे होंगे और रिवाइज कर करके लुट मचाई। और इधर 4 लोग कह रहे हैं कि हमने सीरियस लिया। चलें आगे पढ़ें। पॉइंट नंबर 4, अ स्पेशल अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ टू मीट खर्चे सिर्फ और सिर्फ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। भाई ये ना एक ख़तरनाक चीज़ बन गई जो हमने पढ़ी थी पहले। इसके हाँ एक्सेलेंट, बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर केड़ा है? 7। ओके ओके, क्या आवाज़ आई थी ज़रा बोलना। बताई नहीं जा सकती। ये तुम लोग बच्चे खुश नहीं हुआ करेंगे, अबू संजीदा संजीदे हमारे। हाँ अबू बहुत सीरियस रहते हैं। फिर बच्चे तो दिल की बातें भी आपसे नहीं कर सकेंगे, फिर बाहर जाके बातें किया करेंगे लोगों से। तो खुदा के लिए थोड़ा सा ना बच्चों से थोड़ा हंसाते हंसूते रहा करें, कोई बातें बुतें सीख लें। 2-3 एनिमल, दो तीन परिंदों की चलें, फिर ज़्यादा हो गया। खुश रखा करें, उनके साथ गपशप मारेंगे तो वो बताएंगे चीज़ें, ठीक है। इतनी गपशप आपके बच्चों से हो के वो सब आपको बताया करें। पेज 85। ये जो अलाउंस है ये दफ्तर के कामों के लिए, अजीज सवाल ने लिखा है दफ्तर के कामों के लिए। क्या ये मंथली, डेली, वीकली टाइप है या वन ऑफ टाइप है? अब अगर मंथली है तो बोलें क्या करें? सैलरी में क्या कर दें? ऐड कर दें। स्पेशल अलाउंस ऑफ 5,000 टू मीट खर्चे फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ये देखें जी, पर मंथ है या टोटल है? तो 5, वन ऑफ टाइप तो नहीं है ना। तो 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9 से। एक्सेलेंट, क्योंकि जिसने नौकरी शुरू की तभी से मिलना शुरू होगा ना, जबरदस्ती यहां 12 से तो नहीं कर देना। 5,000 ज़रब 9, हाथ बांध के क्यों बैठे हो? वार्म अप कर रहे हो? तैयार हो आज सुनाने के लिए? क्यों दिल नहीं कर रहा? अच्छा, ये आई के वैसे ही बैठा हुआ है बस, ठीक है, जो मर्जी है। अब बंदा आएगा जिस मर्जी चक्कर के अंदर वो होगा, कोई नहीं कर देंगे यार, खैर है, निकाल लीजिए पेपर लोगों के। इस तरह बैठा हुआ है वो, बंदूकें लेके बैठा हुआ है वो। तो बंदूकों से भी हैवी चीज़ है, लगता है लगी हुई है पहले। तो फिर पढ़ना शुरू कर दो। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। अब मेरा आपसे एक सवाल है। ओवर नाउ भी और मेरा आपसे एक सवाल है, इस तरह ना सोचा करें दिल में। कुछ घर में भी बड़े होते हैं, उनके बारे में आप इस तरह सोचते होते हैं, पहले ये कह रहे थे आप ये कह रहे हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा ज़रा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें ज़िंदगी में। अगर यहां सवाल में लिखा होता द बोनस वॉज पेड टू हिम ऑन 28 जून 2008, फिर तो ऐड हो जाना था ना। 2008 नहीं, सॉरी 2009। तो अगर लिखा होता 30 जून 2009 हमारा ईयर एंड है ना। अगर सवाल में लिखा होता ये बोनस 28 जून को मिल गया तो क्या करते? जल्दी बताओ। अब वो बंदा ही नहीं बैठा हुआ पहली रो में, तो मैं क्या करूं? तो क्या करते? दोनों सालों का तो नहीं, दो बोनस, 6 लाख का एक बोनस, 6 लाख के 12 लाख ऐड करते।
नहीं, पढ़े जरा अंग्रेजी। एक आपसे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पूछने लगा हूं और थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कीजिएगा। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कीजिएगा। सवाल कुछ कह रहा है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर सवाल ना कहता तो मैं ना करता। मैंने आपसे यह सवाल पूछा है कि अगर सवाल में लिखा होता कि ये पैसे हमारे साल ही मिल गए हैं, तो आप लोगों ने, और ऐसी कोई लाइन ना होती जो दरमियान में इसने बोंगी मारी हुई है, अगर ऐसी कोई लाइन ना होती तो फिर सिंपल सा सोल्यूशन था। उसको बोनस कितना मिल रहा है, हमें यह तो पता है ना कि बोनस सैलरी में ऐड करना है। कितना ऐड करना है ये डिस्कशन हमारे लॉ में कहीं नहीं थी, ये सवाल खुद बताएगा जो हम मैथमेटिकल अकल लगा के फिगर निकाला करेंगे। बोनस मिलना है 2 तनख्वाहों के बराबर, असूली तौर पे 1 तनख्वाह महीने की तो 2 तनख्वाहें। अगर ये लाइन ना लिखी होती और लिखा, ये वाली लाइन हाउएवर वाली ना लिखी होती और लिखा होता कि बोनस जो है वो 28 जून को मिल गया, तो सिंपली आप 6 लाख को 2 से ज़रब देते, 12 लाख सैलरी में ऐड कर देते। लेकिन अब तो ये लिखा हुआ है। असल में हुआ ये होगा कि अगर बोनस जब बांटा जाने लगेगा ना, 2 बोनस, तो बाकी एम्प्लॉयज कहेंगे एम्प्लॉयर को कि सर हम ना साल के शुरू के आए हुए हैं और हम तो आपके पास पता नहीं कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो हमने 12 महीने काम किया है, तो हमें तो 2 तनख्वाहें आप बोनस के तौर पे दें। लेकिन ये जो सईद आपका जो पता नहीं क्या लगता है, 2 गाड़ियां आते आपने इसको दे दी हैं और फ्री लंच और पता नहीं लुट मचाई हुई है सर आपने, ये एम्प्लॉयज़ आके एम्प्लॉयर से कह रहे हैं। तो सईद को आप ऐसा करें कि 2 तनख्वाहें बेसिक सैलरी ना दें। ये तो अभी अभी आया, 1 अक्टूबर को तो इसने नौकरी शुरू की है। पहले 3 महीने तो सईद का नामो निशान नहीं था, दुनिया में था लेकिन एम्प्लॉयर के पास तो नहीं था। तो फिर एम्प्लॉयर ने शायद ऐसा किया हो कि बोनस को एडजस्ट कर दिया हो इन प्रोपोर्शन टू द स्टे इन द कंपनी, जितना अरसा वो कंपनी में रुका। कोई बंदा बता सकते हैं वैसे वो कितना अरसा कंपनी में रुका है? 9 मंथ्स रुका है। मुझे बताएं जो बंदा पूरा साल रुके उसके लिए क्या ऑफर है? 12 लाख। उसके लिए क्या ऑफर है? ये पूरा साल रुका है या 9 महीने? इसमें जनरल रूल नहीं है कि आपने बोनस को हमेशा इस तरह करना है जो मैं कह रहा हूं। इसमें अगर सवाल कह दे तो करना है, वरना नहीं करना। तो सवाल इसमें वाज़ेह तौर पे क्या कह रहा है कि बोनस को प्रोपोर्शनेट करो। आप बताएं अगर मैं साल नौकरी करूं तो मेरा हक कितना है? 2 तनख्वाहें। मेरा हक है 2 तनख्वाहें, लेकिन मैंने तो साल नौकरी की नहीं, मैंने तो कितने महीने नौकरी की है। अगर मुझे ये पैसे 28 जून को मिलते और फिर मुझे पेपर में ऐड करने होते तो मैं ऐड कितने करता? 12 लाख ज़रब मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 9? 9 इज हिज स्टे इन द कंपनी। कितना हो गया? ये 9 लाख की फिगर निकाल के उर्दू का फिकरा लिखे। फिगर तो निकाले ना। 12 लाख इसको क्यों नहीं मिलना? पूरा साल नहीं रहा। ये कैलकुलेशन करें और एक उर्दू का फिकरा लिखें। ये मैं बताता हूं। अब लिखें, इस 9 लाख को हम तब ऐड करते जब बोनस हमारे साल मिल जाता। इस 9 लाख को हम तब ऐड करते जब बोनस हमारे साल मिल जाता।
जी, एनी कन्फ्यूजन ना हो? अगर वो पूरा साल काम करता तो कितना बोनस बनता? 12 लाख। उसने कितने महीने काम किया तो उसका बोनस प्रोपोर्शनेट करके 9 लाख। लेकिन 12 लाख हो या 9 लाख हो, मेरा सवाल अपनी जगह, हमने क्यों नहीं ऐड किया हमारे सोल्यूशन में? क्योंकि मिला कब नहीं? हमारे साल में नहीं मिला। ठीक है, इट्स ओवर। 2-3 मिनट बच गए, बैठे रहो ज़रा, ऑन रहने दो रिकॉर्डिंग। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से ये चाहते हैं कि इंसान अल्लाह को राज़ी करके आ जाए। सहाबा कराम के ज़माने में आप देखें, जो सहाबा ने दीन की खातिर मुशक्क़तें बर्दाश्त की, आज तो हमें उसका कोई ज़रा भी शायद बर्दाश्त ना करना पड़ा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 2-2 महीने फरमाते हैं चूल्हा नहीं जलता था। तो पूछा गुजारा किस पे होता था? फरमाते कि जी भाई मैं आ रहा हूँ, उधर सवाल लेता हूँ। तो फरमाते कि पानी पी लेते, खजूर खा लेते, बस इन 2 चीज़ों पे गुजारा हो रहा था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में आपको शिकवा नहीं मिलेगा कि फिर वो शिकवा कर रहे हो अल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर दाखिल हुए, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे। तो पूछा है फ़ातिमा क्यों रो रहे हैं? हालांकि वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो क्या फरमानी या रसूलल्लाह, खाने को कुछ नहीं है घर में। तो लेकिन उनके यहाँ ये सारी चीज़ें फिर इस बात की एक्सक्यूज़ नहीं बनती थी कि हमारी नमाज़ रह गई। साहबा तो फरमाते हैं कि हम नमाज़ पढ़े होते और नमाज़ पढ़ते पढ़ते भूख की हालत में गिर जाते, ऐसी हमारे पे हालत आती। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है सब खाते पीते लोग हैं। शायद ही आपको कोई घर मिले जिसमें 2 महीने चूल्हा ना जलता हो, बहुत रेयर। तो इसलिए जिसको तो सहाबा कराम की ज़िंदगी का पता है और मरने के बाद जो ज़िंदगी आनी है वो ना लाख साल की है, ना करोड़ साल की है, ना अरब साल की है, ना खरब साल की है। वो इंसान की गिनती ख़त्म हो जाएगी, वो ज़िंदगी इंसान की ख़त्म नहीं होगी। जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान मेंढे की शक्ल में एक जानवर लाया जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। पूछा जाएगा ये कौन है? कहा जाएगा ये मौत है। आज सुन लो, मौत को भी मौत आ गई। उसके बाद फिर मरना नहीं होगा, अब हमेशा की हमेशा के फ़ैसले हैं। अब 3 किस्म के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बराह रास्त जन्नत में चले जाएंगे और फिर हमेशा उसमें रहेंगे। एक वो लोग होंगे जो दोज़ख में जाएंगे और फिर हमेशा उसमें रहेंगे। और एक वो लोग होंगे जो दोज़ख से गुज़र के जन्नत के रास्ते में आएंगे। ये वो मुसलमान होंगे जो नेक अमाल भी करते थे, अल्लाह को राज़ी भी करते थे, नाराज़ भी करते थे। तो ये बुरे अमाल का सज़ा भुगत के फिर जन्नत के अंदर जो है वो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर किसी ने एक को कत्ल किया उसे 1 दफ़ा सज़ा मिलती है, 100 को कत्ल किया हो उसे 1 दफ़ा सज़ा मिलती है। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। जिसने 1 को कत्ल किया हो या जिसने 100 को कत्ल किया हो, फिर उससे अल्लाह इंसाफ को कायम करेंगे। तो इसलिए सहाबा कराम की ज़िंदगी मेरे आपके सबके सामने है, दीन की खातिर कैसी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। तो चलो हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ तक जाने का जज्बा तो हो और कम से कम ये दर्जा है कि 5 वक्त नमाज से हम शुरू तो करें। माशाल्लाह पढ़ते हैं आप लोग सारे, ऐसी बात नहीं पढ़ते नहीं होंगे। तो मर्द हैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें और औरतें जैसे ही अज़ान हो जाए फरमाया सारे काम उस वक्त छोड़ दिया करें। इस पर अल्लाह पाक बड़े खुश होते हैं कि अज़ान होते ही सारे काम छोड़ दिए एक औरत ने घर में और नमाज के लिए जो है वो उठ के तैयार होगी। तो जो काम जहाँ भी कर रहे हों, मस्जिद में अज़ान हो जाए, आपने जमात के लिए जाना है, तो अब ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो रही है नहीं हो रही, सवाल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, बस अल्लाह को दिखा दें अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। तो फरमाया फिर जो अल्लाह उससे खुश होते हैं, तो फिर सहाबा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया की सारी बरकतें हमारे लिए खोल दी थी। फिर सहाबा फरमाते हैं वो वक़्त भी हमने देखा कि कैसर व किसरा के ख़जाने मस्जिद नबी में ढेर की तरह पड़े होते थे, लेकिन उनकी तरफ कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं था। फिर अल्लाह ने दुनिया जलील करके हमारे कदमों में डाल दी। तो इसलिए कोशिश करें, ख़ुद भी नेक अमाल की कोशिश करें, दूसरों को भी इस पे लाएँ। ठीक है, क्लोज़ कर दें। जी भाई, आप उधर सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछ रहे हैं परसों के टेस्ट का सिलेबस भी सुन लें। परसों के टेस्ट में डिविडेंड की डेफिनेशन है, एसोसिएट की डेफिनेशन है और जितना हमने आज तक पढ़ी है डिविडेंड की सारी डेफिनेशन नहीं, और सैलरी का चैप्टर जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ये 3 चीज़ें हैं। ओके, इधर आ जाओ भाई जिसने सवाल पूछना है।
है।